जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर कोई छोटी समस्या आई है तो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यहां पर बांग्लादेश में जो हुआ है वो कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश में आग में बदल गई, ये इसी बात का एक प्रमाण है। शेख हसीना ने सोचा भी नहीं होगा कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना बड़ा रूप ले लेगा, इतना विकराल रूप ले लेगा कि वो उसको संभाल भी नहीं पाएंगी और उनको अपना देश छोड़कर भारत पहुंचना पड़ेगा, जहां से शायद अब वो लंदन के लिए निकल जाए। लेकिन बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि 20 साल तक बांग्लादेश की सत्ता पर ऑलमोस्ट एक डिक्टेटर की तरह राज करने वाली शेख हसीना आखिर कैसे अपने ही देश में इतनी बड़ी गैर हो गई कि वहां के स्टूडेंट्स ही उनके खिलाफ हो गए। जबकि 30% कोटा तो हटा भी दिया गया था। जिस फ्रीडम फाइटर कोटे की बात चल रही थी, उस 30% कोटा को हटा दिया गया था। दरअसल इस 30% कोटा के जरिए सरकार जो है अपने चाहने वालों को, अपने नुमाइंदों को सरकारी नौकरियों में एंट्री दिया करती थी, ऐसी बात बताई जाती है। लेकिन जब तक ये कोटा हटा तब तक छात्रों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि प्रॉब्लम सिर्फ कोटा सिस्टम नहीं है, बल्कि ये सरकारी है और अब इस सरकार को ही हटना चाहिए। दरअसल पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। आरक्षण की एक चिंगारी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया है। उपद्रव और हिंसा के बीच हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और देश भी छोड़ दिया। हसीना के इस्तीफा के बाद सेना सामने आई। बांग्लादेश आर्मी बकरउज-रहमान ने ऐलान किया है कि देश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रदर्शनकारियों की बात पर विचार करने की बात कही है। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार का गठन करेगी, राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। शांति के लिए सहयोग चाहिए, जो भी अन्याय हुआ है उस पर विचार किया जाएगा। हिंसा से कोई समाधान नहीं निकल सकता है। बांग्लादेश सेना पर भरोसा रखें। देश के लोग हमारी अगर मदद करेंगे तो हम उनकी मदद कर पाएंगे। लोग कानून को हाथ में ना लें। शांति बहाल करने की अपील करते हुए कहा कि छात्रों की पूरी बात सुनी जाएगी। हिंसा से देश का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। बांग्लादेश में दरअसल स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में दिए गए आरक्षण के विरोध में 1 जुलाई 2024 से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। इससे पहले 5 जून को ढाका हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया था। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद पूरे देश में आरक्षण को लेकर विद्रोह शुरू हो गया था और अब कंडीशन तख्तापलट तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में अगर हम तख्तापलट की पूरी कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत 5 जून को आए एक हाईकोर्ट के आदेश से हुई थी। इस साल 5 जून को ढाका हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया था। इससे पहले शेख हसीना सरकार ने 2018 में आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 1 जुलाई को प्रदर्शनों की शुरुआत हुई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अंदर ही अंदर उठ रहे विरोध की आवाज 1 जुलाई को खुलकर सामने आ गई। ढाका में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरने लगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक में सरकार के खिलाफ नारेबाजियां होने लगी। 16 जुलाई को बांग्लादेश में प्रदर्शन तेज हुआ। 6 लोगों की इसमें मृत्यु हुई और इसके बाद हिंसा और विकराल ही होती चली गई। जवाब में हसीना की सरकार ने देश भर में स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया। 18 जुलाई को हसीना की अपील पूरी तरीके से खारिज हो गई। दरअसल छात्रों ने हसीना की शांति की अपील को खारिज कर दिया, उनके इस्तीफे की मांग जारी कर दी। प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ढाका में कई सरकारी इमारतों के साथ साथ बांग्लादेश के टेलीविजन के मुख्यालय में भी आग लगा दी। इसके बाद 18 जुलाई को देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने अशांति को रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लागू कर दिया। कर्फ्यू और सैनिकों की तैनाती के बावजूद झड़पों में कम से कम 32 लोगों के मारे जाने की खबर आई। इन सब के बीच में ही पुलिस और आर्मी ने जिस तरीके से आम लोगों को हैंडल किया वो भी लगातार सवालों के घेरे में था। मतलब जिस तरीके से वहां प्रदर्शनकारियों को हैंडल किया गया उसे साफ पता चलता था कि सरकार यहां पर बातचीत करने के लिए नहीं आई है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बात को खत्म करने के लिए आई। इसके बाद 21 जुलाई को विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में कटौती करी लेकिन पूरा खत्म नहीं किया। आलोचकों को यह फैसला ठीक नहीं लगा। फैसले ने बांग्लादेश को 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए नौकरी में आरक्षण को खत्म करने की प्रदर्शनकारियों की मांग को संतुष्ट नहीं किया था। इसके बाद 4 अगस्त को हजारों की संख्या में लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर गए। नतीजा यह हुआ कि 14 पुलिस अधिकारी समेत 68 लोगों की मृत्यु हो गई। पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइयां ने सरकार से सेना वापस बुलाने का आग्रह भी किया और इसके बाद फाइनली 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी नेताओं ने अंतिम विरोध के लिए ढाका पर मार्च करने का आह्वान किया।
सरकार के साथ बढ़ते टकराव के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और राजधानी ढाका भी छोड़नी पड़ी। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुसे और सामान तक लूट लिया। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि शेख हसीना को बताया जाता है कि अपना देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया गया था। 5 अगस्त को हसीना के इस्तीफा के बाद ही सेना सामने आई। आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करी, प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार करने की बात कही। शेख हसीना इस बीच में भारत पहुंची। त्रिपुरा में उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। सोर्सेस के मुताबिक शेख हसीना का विमान फिलहाल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड कर चुका है। शाम 5:36 बजे के आसपास यह विमान लैंड किया। एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने शेख हसीना को वेलकम किया। शेख हसीना को ले जा रहे C-130J विमान को हिंडन में उतारने के लिए प्रायोरिटी दी गई थी। बात तो यह भी चल रही है कि दिल्ली से लंदन के लिए जल्दी ही शेख हसीना रवाना हो जाएंगे। भारत ने बांग्लादेश की कंडीशन को देखते हुए बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। बांग्लादेशी अखबारों ने बताया है कि शेख हसीना देश छोड़ने से पहले एक विदाई स्पीच रिकॉर्ड करना चाहते थे अपने देश को लेकर। हालांकि कंडीशन ऐसी बनी कि भाषण की तैयारियों के बीच ही उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेशी अखबारों की रिपोर्ट में लिखा गया, लेकिन कंडीशन ऐसी बन गई थी कि उन्हें स्पीच रिकॉर्ड करने तक का मौका नहीं दिया गया और अचानक देश से निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि देश की सेना ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। हसीना चाहती थी कि वो विदाई भाषण रिकॉर्ड करें, लेकिन अल्टीमेटम के चलते वो ये कर नहीं पाई और उन्हें देश से भागना पड़ा। जरा एक बार सोच कर देखिए, शेख हसीना और उनका परिवार जो कि बांग्लादेश के इतिहास में बहुत अहम जगह रखता है, खुद शेख हसीना ने इतने सालों तक देश के ऊपर सत्ता चलाई और आखिर में उनको इस तरीके से भागना पड़ा। इसी बीच सेना चीफ जनरल वकार उस जमान ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में हिंसा रोकने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हिंसा में खत्म हुए लोगों को न्याय मिलेगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, संघर्ष से दूर रहिए। हमने आज सभी पार्टियों के नेताओं से भी बातचीत करी। शेख हसीना के प्रति प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर भी हमला कर दिया। बांग्लादेश से सामने आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारी बंगबंधु की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़ा चलाते दिख रहे हैं। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी है। रविवार को बांग्लादेश में छात्रों और सरकारी समर्थकों के बीच हुई हिंसा में 100 से भी अधिक लोग खत्म हो गए थे। सोमवार 5 अगस्त को कर्फ्यू के बीच एक बार फिर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। इसी दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हिंसा शुरू हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और स्टन ग्रेनेड दागे। इसके बाद प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि वो पीएम आवास में घुस गए और वहां आगजनी और तोड़फोड़ करी। इससे पहले बांग्लादेश में आगजनी और भीषण हिंसा हो रही थी। हालात बेकाबू हो चुके थे। देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार करते हुए प्रदर्शनकारी सोमवार को बांग्लादेश के कई इलाकों में मार्च के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की सुबह से ही मांग कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच में झड़पें भी शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते एक भीषण हिंसा का रूप ले लिया। माना जा रहा है कि बीते दिनों बांग्लादेशी सरकार की ओर से कट्टरपंथी दल जमात इस्लामी पर लगाए गए बैन के कारण ही छात्रों का यह प्रदर्शन हिंसा में बदल गया था। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए थे कि उन्होंने सरकारी संपत्तियों को भी आग के हवाले करने से पीछे नहीं हटे और पीएम हाउस के भी अंदर घुस गए। वीडियो में प्रदर्शनकारियों को पीएम हाउस के भीतर घुसकर मौज मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। कुछ ऐसी तस्वीरें श्रीलंका से भी सामने आई थी। मतलब श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को बांग्लादेश के राष्ट्रपति कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर भी, मतलब उनकी मूर्ति के ऊपर भी हमला करते हुए देखा गया। दरअसल शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमात इस्लामी, इनकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था। यह कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। सरकार ने आतंकवादी विरोधी कानून के तहत जमात इस्लामी पर बैन लगाते हुए कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगा दिया था। यहां तक कि कई सारे छात्रों को तो आतंकवादी तक बता दिया था। जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की लीडरशिप वाले 14 पार्टियों के गठबंधन की मीटिंग में लिया गया था। इस मीटिंग के दौरान कथित रूप से सहयोगी पार्टियों ने भी कट्टरपंथी पार्टी पर बैन लगाने की अपील करी थी। अगर जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। यह राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया के समर्थन पार्टियों में शामिल है।
जमात पर प्रतिबंध लगाने का हालिया निर्णय 1972 में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का दुरुपयोग के लिए प्रारंभिक प्रतिबंध के 50 साल बाद लिया गया। जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत बिना बटे हुए भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया और इसके बाद जमात चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दी गई थी। बता दें कि जमात इस्लामी का बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं पर हमला करने का भी नाम हमेशा आता ही रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने एक रिपोर्ट में कहा कि जमात इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को भी निशाना बनाते हैं। बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 3600 हमले हुए हैं। इसमें जमात इस्लामी का मेजॉरिटी केसेस में हाथ रहा है। शेख हसीना के अगर हम राजनीतिक इतिहास की बात करें तो काफी बड़ा और गौरवशाली इतिहास इनके परिवार का रहा है। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को ढाका में हुआ था, भारत और पाकिस्तान की आजादी के ठीक बाद। उनके पिता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान थे। हसीना अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है। उनका शुरुआती जीवन ढाका में गुजरा। एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रही। लोगों से तारीफ मिलने के बाद हसीना ने अपने पिता की आवामी लीग के स्टूडेंट विंग को संभाला। पार्टी संभालने के बाद शेख हसीना बुरे दौर से गुजरी जब उनके माता पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। ये बात साल 1975 की है। इस दौरान सेना ने बगावत कर दी थी और हसीना के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस लड़ाई में हसीना के पिता, माँ और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन हसीना, उनके पति वाजिद मियाँ और छोटी बहन की जान बच गई थी। घर वालों के जाने के बाद शेख हसीना कुछ समय के लिए जर्मनी चली गई। शेख हसीना के भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी काफी अच्छी निपटी थी। जर्मनी के बाद इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को भारत बुलाया और फिर कुछ सालों तक दिल्ली में रखा। इसके बाद 1981 में शेख हसीना अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटी। बांग्लादेश जाने के बाद शेख हसीना से वापस अपनी पार्टी ज्वाइन करी और कार्यभार भी संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने पार्टी में कई बदलाव किए। शेख हसीना ने 1968 में भौतिक विज्ञानी MA वाजिद मियाँ से शादी करी थी, जिससे उनका एक बेटा सजीब वाजेद और बेटी साइमा वाजेद है। शेख हसीना वाजेद जनवरी 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद पर बनी हुई थी। इस बीच आ रही उनके इस्तीफे की खबरों से सब हैरान थे। उन्होंने 1986 से लेकर 1990 तक, 1991 से 1995 तक बतौर विपक्ष की नेता के तौर पर भी काम किया। वो 1981 से लेकर आवामी लीग की लीडरशिप कर रही थी। उन्होंने जून 1996 से जुलाई 2001 तक प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया। 2009 में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। 2014 में उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया और 2018 में एक बार फिर उन्होंने जीता और चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। शेख हसीना ने 96 से लेकर 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया था और वो इंडिपेंडेंस के बाद से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली देश की प्रधानमंत्री बनी थी। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत सरकार के साथ गंगा नदी पर 30 साल के जल बंटवारे की संधि पर भी सिग्नेचर की। साल 2001 के आम चुनाव में शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा था, लेकिन 2008 में वो प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से बांग्लादेश की सत्ता में लौट आई। साल 2004 में हसीना की रैली में ग्रेनेड विस्फोट के जरिए उनकी हत्या की कोशिश करी गई थी, जिसमें वो बच गई थी। 2009 में सत्ता में आने के तुरंत बाद हसीना ने 1971 के युद्ध अपराध मामलों की सुनवाई के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया। ट्रिब्यूनल ने विपक्ष के कुछ हाई प्रोफाइल नेताओं को दोषी ठहराया, जिससे हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। शेख हसीना अपने राजनीतिक कार्यकाल में कई अवार्ड अपने नाम भी कर चुकी हैं। 98 में उन्हें मदर टेरेसा बाय ऑल इंडिया पीस काउंसिल का अवार्ड मिल चुका है। इसी साल उन्होंने MK गांधी अवार्ड भी अपने नाम किया। साल 2000 में उनके द पर्ल बद अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद साल 2014 में उन्हें महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए यूनेस्को शांति वृक्ष पुरस्कार दिया गया था। 2009 में उन्हें इंदिरा गांधी प्राइज मिला था। इसके बाद साल 2015 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन अब ये सब अवार्ड धरे के धरे रह चुके हैं और फिलहाल के लिए शेख हसीना अब फरारी काट रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस पूरे सिस्टम के बारे में और पूरे इस अरेंजमेंट के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।